बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 11 मेजरमेंट्स के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोएटा के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, A pulley of radius 0.9 meter is used to lift a bucket from the well. एक पुली जिसका रेडियस 0.9 मीटर है उसको कुएं में से बकेट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। If it took 3.6 rotations for the pulley to take water out of the well, अगर 3.6 rotations कंप्लीट करे वो पुली पानी उस कुएं में से पानी निकालने के लिए, तो हाउ डीप इज द वाटर इन द वेल, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डेप्थ फाइंड करनी है कि कुएं में पानी कितनी गहराई में है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पुली का रेडियस गिवन है, r इक्वल टू 0.9 मीटर आ जाएगा। इसके बाद रोटेशंस गिवन है, यानी कि थीटा इक्वल टू 3.6 रोटेशंस। इसको हम SI यूनिट रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.6 रेडियंस। हाउ डीप इज द वाटर इज, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है s। तो इसका सोल्यूशन हम s इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से फाइंड करेंगे। जब रोटेशंस जो थी हमारे पास उसको हम रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा, वो डेप्थ आ जाएगी जितनी डेप्थ पे वाटर मौजूद है वेल में। तो s इक्वल टू आर थीटा में वैल्यूज पुट करते हैं। r की वैल्यू 0.9 है और थीटा की वैल्यू 22.6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाएगा 20.3 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट है, अ फिजिस्ट कैलकुलेटेड द वॉल विड्थ ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस। एक फिजिस्ट कैलकुलेट करता है वॉल की विड्थ। The brick is laid in a flat position lengthwise called stretcher position as 13.6 plus minus 0.1 सेंटीमीटर। ये इसकी मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटी गिवन है और जो उसमें एरर होगा। एंड वन ब्रिक थिकनेस, द ब्रिक इज प्लेस्ड इन फर्स्ट फ्लैट पोजीशन लेंथवाइज ऑर्थोगोनल टू वॉल कॉल्ड हेडर पोजीशन। और जो वन ब्रिक है उसकी हमारे पास विड्थ जो है वो 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन विड्थ ऑफ वॉल्स विद अनसर्टेनिटी इन इट, यानी कि डिफरेंस भी फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमें जो एक विड्थ गिवन है उसको W1 कह देंगे, 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये इसमें मेजर्ड वैल्यू है 13.6 W1 और ये अनसर्टेनिटी है डेल्टा W1। तो W2 इक्वल आ जाए, W2 किसके इक्वल था 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, विड्थ फाइंड करनी है। इन दोनों के दरमियान जो विड्थ डिफरेंस है वो फाइंड करना है, W फाइंड करना है। यानी कि एक विड्थ में से दूसरी विड्थ माइनस कर देंगे तो हमारे पास W आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास W इक्वल टू W2 में से W1 माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस, ये W1 की जो वैल्यूज थी उसमें से W2 को माइनस कर देंगे और प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो सब्ट्रैक्शन में ऐड होती हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इनमें अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं और बाकी जो हमने प्रोसेस करना होता है, अब यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना था तो इस वजह से W2 माइनस W1 आएगा। ओरिजिनल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी और जो अनसर्टेनिटीज थी वो ऐड हो जाएंगी। तो W इक्वल आ जाएगा 23.6 ये वाला और W1 13.6 प्लस माइनस डेल्टा W1 भी 0.1 है और W2 भी 0.1 है। तो ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 10.6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, 7 यूनिट आ जाएगा क्योंकि एज इट इज सेंटीमीटर ही था। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 है, द वोल्टेज V प्लस माइनस डेल्टा V यानी कि मेजर्ड वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड एज 7.3 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड द करंट इज मेजर्ड एज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R बाय ओम्स लॉ R इक्वल टू V ओवर I। वोल्टेज और करंट गिवन है,
हमने ओम्स लॉ के ज़रिए से रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली हमें वैल्यूज़ के साथ अनसर्टेनिटीज़ भी गिवन है, तो हमने अनसर्टेनिटी का भी ख्याल रखना है। तो डाटा हम इसमें नोट कर लेते हैं। हमारे पास वोल्टेज है 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और इसी तरह जो करंट है I प्लस माइनस डेल्टा आई वो भी गिवन है 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमें गिवन है और वही फार्मूला यूज करेंगे, R इक्वल टू वी ओवर आई। V इक्वल टू आई और ओम्स लॉ है, तो ये वहां से आया है R इक्वल टू वी ओवर आई। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, मेजर्ड वैल्यूज 7.3, V की वैल्यू, I की वैल्यू 2.73, तो ये डिवाइड होकर 2.7 ओम आ जाएगा। इसके बाद हम अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V कितनी होगी वोल्टेज के लिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो उसका फार्मूला ये है कि डेल्टा V ओवर V इंटू 100%, जो अनसर्टेनिटी हमें गिवन थी, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इंटू 100%। अनसर्टेनिटी डेल्टा V 0.1 है, मेजर्ड वैल्यू 7.3 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा 1.37%। इसको हम राउंड ऑफ करके 1.1% कह लेंगे। अच्छा, इसके बाद I के लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I इक्वल टू डेल आई ओवर आई इंटू 100%। तो डेल्टा I 0.05 है, डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 2.73 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये 1.83% आ जाता है, यानी कि 2%। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। ये राउंड ऑफ हम किस वजह से कर रहे हैं कि अगर हम इस वैल्यूज को देखें जो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो मिनिमम हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस वैल्यू में मौजूद हैं, तो ये है 1। इस वजह से फाइनल आंसर में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स था। और इसी तरह इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1 है, तो हमने इस वजह से इसको राउंड ऑफ करके 2 लिख दिया, ताकि जो फाइनल आंसर है उसमें भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो। अगर आप नहीं भी करते तो आंसर पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आप यही भी रहने दें तो। अब तो हमने इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली। अब अगर टोटल अनसर्टेनिटी देखें तो ये V और I फार्मूले में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। तो डिवाइड हो रहे हो तो तब भी जो इनकी अनसर्टेनिटीज हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 2 इक्वल आ जाएगा 3%। ये हमने वही डाटा नोट कर लिया। वहां से आगे देखते हैं कि हमने वोल्टेज और करंट के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली थी, और टोटल अनसर्टेनिटी भी R के लिए फाइंड कर ली थी। तो अगर हम ये देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R किसकी इक्वल होगी, तो डेल्टा R ओवर R इंटू 100%। जैसे वोल्टेज और करंट के लिए थी वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए कर दी। तो ये हमने फाइंड कर ली थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R। ये कितनी आई थी, 3%। तो ये 3% इक्वल आ जाएगा डेल्टा R, ये हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय R मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में R की वैल्यू फाइंड की थी V ओवर I के फार्मूले से, वो 2.7 ओम आई थी, मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, 2.7 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवाइड होगा, तो डेल्टा R इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 2.7 ओवर 100। डेल्टा R इक्वल आ जाएगा 0.08 ओम के। तो यहाँ से हमारे पास R प्लस डेल्टा R इक्वल आ जाएगा 2.7, ये मेजर्ड वैल्यू जो थी R की, और ये इसमें अनसर्टेनिटी आ गई। नेक्स्ट असाइनमेंट है, द रेडियस ऑफ स्फीयर R इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर एज R प्लस माइनस डेल्टा R इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर का जो रेडियस मेजर किया है उसमें अनसर्टेनिटी, उसकी मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हम नोट कर लेते हैं, हमारे पास जो डाटा गिवन है वो रेडियस और उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन में वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब है। वॉल्यूम स्फीयर का फाइंड करने के लिए V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू 2.25 जो मेजर्ड वैल्यू है, ये इसकी अनसर्टेनिटी है। तो मेजर्ड वैल्यू 2.25 का क्यूब, ये इक्वल आ जाएगा 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर।
इसके बाद हम अनसर्टेनिटी देख लेते हैं आर में। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगी, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर प्लस माइनस 0.01। ये कहाँ से आया, आप डायरेक्ट यही भी लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर हम आर में देखें तो वो डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100% होगी, यानी कि डेल्टा आर की वैल्यू 0.01 ये वाली डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.4% के। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, अगर हम v की देखें तो v का फार्मूला क्या था, आर क्यूब। हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखने जा रहे हैं तो अब जो पावर में आ जाता है तो पावर पहले आती है और r की अनसर्टेनिटी से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 0.4 जो अनसर्टेनिटी r की थी उसे मल्टीप्लाई किया तो 1.2% आ गया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी अब v में अगर हम देखें तो वो डेल्टा v ओवर v इंटू 100% होगा, जैसे r के लिए हमने देखी थी। तो ये अनसर्टेनिटी ये 1.2% हमने कैलकुलेट की थी, डेल्टा v हमें नहीं मालूम, वो हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय, यानी कि अनसर्टेनिटी वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर लिया था, अनसर्टेनिटी एंड वॉल्यूम फाइंड करना है डिवाइडेड बाय ये मेजर्ड वैल्यू जो फाइंड की है 47.7 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, परसेंट के साइन से कैंसिल हो जाएगा। 1.2 इंटू 47.7 डिवाइडेड बाय 100, तो डेल्टा भी इक्वल आ जाएगा 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया और ये इसकी अनसर्टेनिटी आ गई, तो v इक्वल आ जाएगा v प्लस माइनस डेल्टा v इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6, ये वाली जो अनसर्टेनिटी इसमें थी, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 5 है, कैलकुलेट द आंसर्स टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमें 6 वैल्यूज गिवन है, इनको कैलकुलेट करना है प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो जो a है हमारे पास 0.31 प्लस 0.1, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है 0.41। हमने जब भी ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो भी वैल्यूज जिन उसमें इन्वॉल्व होती हैं उनमें से जिस वैल्यू के मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो इसमें 2 हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स और इसमें 1 है, तो फाइनल आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ये 0.4 हो जाएगा। बाकी भी आपने इसी तरह नीचे देख लेने हैं कि इसको जब कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और इनमें से इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हैं, 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये फाइनल 26.8 आ जाएगा। इसी तरह सी हमारे पास है, तो उसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मल्टीप्लाई किया तो 56 आता है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1। अब वैसे आप अगर नॉर्मली देखें तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके बनते हैं, लेकिन जो आपने ये भी देखा होगा कि जो राइट साइड पे 0 होता है वो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिजिट, तो वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा होता है। डी है, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं मिनिमम, तो जो फाइनल आंसर आया उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो अदर देन दी पावर ऑफ 10 बाकी जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इस वजह से इसको इस हद तक राउंड ऑफ किया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया कि जो आंसर होगा उसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। इसी तरह ई है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसके भी और इसके भी, ये डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। तो हमने इसको 5.0 लिखा ताकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों। एफ, इसमें जो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक है, तो जो फाइनल आंसर आया ये कैलकुलेट होने के बाद इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दिया। असाइनमेंट नंबर 6 है, शो दैट द इक्वेशंस VF इक्वल टू VI प्लस AT एंड S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर आर डायमेंशनली करेक्ट। फर्स्ट हम A देखते हैं, VF इक्वल टू VI प्लस AT, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है VF, डायमेंशंस अप्लाई की
तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 आ गई। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली, तो वो राइट हैंड साइड हमारे पास है VI प्लस AT। इस पे डायमेंशंस अप्लाई करते हैं तो RHS की डायमेंशंस इक्वल आ जाएंगी वेलोसिटी LT-1 प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है LT-2 और t की डायमेंशन t ही रहेगी। तो ये हमारे पास LT-1 प्लस ये भी -2 प्लस 1 तो LT-1 हो जाएगा, यानी कि 2LT-1। अब 2 कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाएगी LT-1। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास है S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड S के इक्वल है, तो इस पे डायमेंशंस अप्लाई करेंगे तो LHS की डायमेंशन आ जाएगी, S डिस्टेंस है यानी कि इसकी डायमेंशन हमारे पास लेंथ L होगी। इसी तरह राइट हैंड साइड VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, इस पे डायमेंशंस इंप्लीमेंट करेंगे तो VI वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, T डायमेंशन T आ गई प्लस 1/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, A LT-2 और T स्क्वायर यानी कि T का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये LT-1 और ये प्लस 1 है, तो ये बेसिस सेम है, पावर Z कर दी, प्लस L यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर Z होंगी तो -2 प्लस 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई होके L प्लस L आ जाएगा, यानी कि RHS की डायमेंशन इक्वल आ जाएगी 2L के। अब 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो LHS इक्वल टू L आ गया। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद लास्ट असाइनमेंट है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड T ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड T फाइंड करना है। टाइम पीरियड T डिपेंड किस पे कर रहा है, मास ऑफ द बॉब M, लेंथ L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो जहां पर भी आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, यानी कि कोई फार्मूला फाइंड करना हो, तो उसमें आपको यह बताया गया होगा कि वो टर्म बाकी किन टर्म्स पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर T 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, M, L और G के। तो आपने T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है M, L और G के, और M, L और G की पावर कुछ दे देनी है, उससे लेट से A, B, C और इसी तरह आगे और होते तो D, E, F हम पुट कर देते, यानी कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M पावर A, L पावर B और G पावर C। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम खत्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो ये इक्वल हो जाएगा T इक्वल टू K M A L B G C। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हम इसमें डायमेंशंस पुट कर देंगे, तो T की डायमेंशन टाइम पीरियड है, यानी कि T स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे इक्वल टू K कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, M की डायमेंशन मास कैपिटल M आ जाएगा, इसकी पावर A, लेंथ कैपिटल L, पावर B और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की होती है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होगी, तो ये LT-2 पावर C आ जाएगा। अब इसको बेसिस सेम है जिनकी उनकी पावर ऐड करके लिख देते हैं, तो T इक्वल आ जाएगा M पावर A L पावर B प्लस C, यहाँ पर भी L की पावर C है तो B प्लस C और ये T पावर -2C आ जाएगा। अब हम डायमेंशंस की जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम M की डायमेंशंस देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे M नहीं है यानी कि M की पावर 0 है, और राइट हैंड साइड पे M की पावर A है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, A इक्वल होगा 0 के। इसके बाद हम L की मैं आपको बाद में समझाता हूँ, क्योंकि इसमें B की वैल्यू हमने C की वैल्यू T की डायमेंशन से पुट की है, तो T की डायमेंशन पहले देखते हैं। T की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे भी T हमारे पास पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे T पावर -2 है, तो यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर जब इक्वेट होंगी तो 1 इक्वल आ जाएगा -2C के, यानी कि C इक्वल टू -1/2। तो ये C की वैल्यू हम
पुट करेंगे कहाँ पर, एल वाली डायमेंशन में। एल की डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे एल की पावर 0 है, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं है। राइट हैंड साइड पे एल की पावर b प्लस सी है, तो ये 0 इक्वल आ जाएगा b प्लस सी। अब c की वैल्यू जो ये हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पर पुट कर दी, तो 1 इक्वल हो जाएगा b माइनस 1/2। यहाँ पर आपने ये देख लेना है कि ये जो है ये 0 था, यहाँ पे 0 आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। b प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो b माइनस 1/2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये जब उस साइड तरफ जाएगा तो b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास तीनों a, b और c की वैल्यूज आ गई। इनको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। a, b और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी t इक्वल टू k m पावर a l पावर g और b पावर c g पावर c। तो इसमें वैल्यूज जब पुट करते हैं तो m की पावर a की वैल्यू 0 थी, l b की पावर 1/2 और g c की पावर माइनस 1/2। तो ये इक्वल आ जाएगा k m की पावर 0 यानी कि 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। l पावर 1/2 एज इट इज आ गया। g की पावर माइनस 1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि डिवीजन में आ जाएगा g पावर 1/2। अब किसी भी चीज की पावर 1/2 हो तो वो अंडर रूट के इक्वल होता है, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा k अंडर रूट l ओवर g के। l पावर 1/2 है, g पावर 1/2 है, तो ये दोनों का अंडर रूट आएगा, यानी कि k अंडर रूट l ओवर g। जो डायमेंशंस होती हैं वो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस हमें कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। जैसे कि ये यहाँ पर k कांस्टेंट था, तो इसकी हमें यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो इसका कुछ पता नहीं चला कि इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की मदद से ये हमें मालूम है कि जो k की वैल्यू होती है यहाँ पर 2 पाई होती है। तो इस वजह से जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g आएगा। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल असाइनमेंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या एक्सरसाइज का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।